कॉन्सेप्ट है हमारे वो है, और उसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हमने उसमें कर लिए हैं। आज मेरे को लग रहा है मैं क्लास ये ख़त्म ही कर दूँ। हाँ, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्लास, लेकिन ये 3 क्लासेस जो भी कर लेगा, फिर से बोल रही हूँ, जो भी ये 3 क्लासेस को कर लेगा 100% यहीं से एग्ज़ाम बनने वाला है। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ आप लोगों से, और तो एक बार प्लीज़ ट्रस्ट करके देख लीजिए। और उस इवनिंग को मैं दोबारा से एक वीडियो डालूँगी कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बने या नहीं बने। अब इसके बाद से मैं एक भी बार ये नहीं कहने वाली हूँ कि एग्ज़ाम यहाँ से आएगा नहीं आएगा, या जो भी है मैं बता चुकी हूँ, और वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब जिसको भी क्लासेस करनी हो वो कीजिएगा, और बाकी सब तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी मेरी कोशिश है कि आज की क्लास में मैं इसे ख़त्म कर दूँ, आगे ना इसको लेकर जाऊँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे, मेरे पास मैसेज आया कि 3 जून को एग्ज़ाम है, एक 3 जून को, ये तो 2 को है, 3 को है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है एग्ज़ाम 3 जून को, तो कल से उसकी वीडियोस आ जाएगी आपके पास, और उसे भी हम कवर कर लेंगे फटाफट 3 दिन के अंदर अंदर। तो इन 10 दिनों में हम 2 और 3 जून को जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लेंगे अपना, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो आज हमारा 6th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। तो एजुकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती है ताकि हम, देखो एजुकेशन से हमें क्या मिलता है, बेसिकली क्या मिलता है, बेसिक सी बात है, एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलते हैं, यही तो मिलता है। तो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? बिकॉज इट्स हेल्प्स पीपल गेन नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, अवेयरनेस, जो चाहिए होती है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, और एंश्योर करने के लिए कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो प्रेजेंट की को लेकर चले, चाहे वो फ्यूचर जनरेशन को, ठीक है। तो और जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गई, वो तो बेसिक सी बात है कि आज के जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उसमें आ जाता है। क्यों? वही बात मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि एजुकेशन से एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर नॉलेज आती है, स्किल आते हैं, उसके वैल्यूज़ होती है, और उसके अंदर ये नॉलेज आती है कि हम कैसे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वही बात है, ठीक है। और ये एम करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है कि वो प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स की जो भी एबिलिटी है उन्हें बिना हार्म किए, उनकी ज़रूरतों को हम नुकसान ना पहुंचाए, ताकि उनको आगे किसी भी चीज़ की कमी हो, स्कार्सिटी हो, समझ रहे हो, चाहे वो पानी की हो, किसी भी चीज़ की हो, नेचुरल रिसोर्सेज की हो, ठीक है। तो इस सब में एजुकेशन जो है वो काफ़ी पावरफुल टूल है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो कैसे? तो पहला पॉइंट है इसमें, क्रिएट्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। एजुकेशन से हमारे अंदर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आती है। क्यों? क्योंकि देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। एजुकेशन हेल्प करती है पीपल को, लोगों को, ताकि वो समझ सके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि पोल्यूशन को समझे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जाने, डिफॉरेस्टेशन के बारे में जाने, ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसके बारे में, वाटर स्कार्सिटी के बारे में। इन सब प्रॉब्लम्स को हम तभी जान सकते हैं जब हम एक वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है। और एजुकेशन के थ्रू इंडिविजुअल समझता है कि क्या इम्पोर्टेंस है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों हम कंजर्व करें, क्यों हम इको फ्रेंडली मेथड्स को प्रैक्टिस करें, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए। तो ये सब हम तभी समझ सकते हैं जब एजुकेशन हमारे पास होगी, एक अच्छी एजुकेशन होगी। और एजुकेटेड पीपल जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर, और हमेशा वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को।
तो अब जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेटेड लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये तो साफ सी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को लेकर। उनका सॉरी ठीक है। तो एजुकेशन क्या डेवलप करती है, वैल्यूज़ को, चाहे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे डिसिप्लिन हो, कोऑपरेशन हो, रिस्पेक्ट हो नेचर को लेके, ठीक है। और जब किसी पर्सन के अंदर रिस्पेक्ट होगी ना नेचर को लेके, वो 100% वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उसका मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे नेचर को लेके, ठीक है। और वो एनकरेज करेगा इंडिविजुअल्स को कि वो वेस्ट जो है वो रिड्यूस करे, वेस्ट को रिड्यूस करे, कम कर दे, एनर्जी को बचाए, मटेरियल्स को रिसाइकल करे और रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करे, वाइजली यूज़ हो रिसोर्सेज का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर बिहेवियरल चेंज, एजुकेशन हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस इन लाइफ, ठीक है। ये वही बात है कि एजुकेटेड लोग जो है वो काफ़ी अच्छे से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिसीज़न लेंगे। एक सेकेंड में, ये थोड़ा मेरे को दिक्कत है इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। पॉवर्टी को कम करना और इनइक्वालिटीज़ को कम कर देना, ठीक है। पॉवर्टी को कम करना और इनइक्वालिटीज़ को भी कम करना। एजुकेशन इम्प्रूव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इम्प्रूव होती है। और जब एजुकेशन ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली ये बात पक्की है कि इनकम लेवल भी अच्छा होगा। एक बात मान लीजिए, आप बेरोज़गार हो, मान लीजिए आप बेरोज़गार हो, आप कुछ कमा नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो और जब एजुकेशन आपको मिल गई तो देर आर हाई चांसेस दैट यू गेट एनी जॉब अपॉर्चुनिटी और समथिंग लाइक दैट। तो उससे जब आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तो जब एक टाइम पे आपका इनकम लेवल ज़ीरो था, अब जब आप कोई जॉब या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट आपके पास है, तो ऑफकोर्स ये बात तो पक्की होगी ना कि आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी, ठीक है। हेल्पिंग पीपल टू एस्केप पॉवर्टी, और लोगों की हेल्प करना गरीबी से निकलने के लिए, ठीक है। इट एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये उस ग्रुप जो लोअर ग्रुप होता है सोसाइटी का, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है, उसको एम्पावर करता है, चाहे वो वुमेंस हो, कम्युनिटीज़ हो, ताकि कैसे, क्योंकि वो उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एक मेजर गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और एजुकेशन जो है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है उसे अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। एक स्किल्ड और एक एजुकेटेड अगर पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, तो डेफिनेटली वो कंट्री काफ़ी आगे है किसी भी टर्म में आप ले लीजिए, चाहे उनकी प्रोडक्टिविटी में या इनोवेशन में, किसी भी चीज़ में हमसे वो हमेशा आगे ही रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो हमेशा आगे रहेगी। यूएसए ले लीजिए आप, रशिया वगैरह, किसी को, चाइना को देख लीजिए यार, अगर वहाँ के जो लोग हैं ना वो काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी स्किल्ड लोग हैं, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा इंडिया से ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा इनोवेशंस करते हैं। सो ये सब एजुकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एजुकेशन जो है प्रोवाइड करती है एक टेक्निकल और एक वोकेशनल स्किल, टेक्निकल स्किल और वोकेशनल स्किल एजुकेशन से आते हैं, जो हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि वो कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है। और सपोर्ट करे, एजुकेशन सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। और सॉरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज विच आर इसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमीज। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, द पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, तो उससे क्या है, वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकती है, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और डेवलप कर सकती है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो इको फ्रेंडली होती है नेचर में। जब आप पढ़े लिखे हो, आपको सब चीज़ों का पता है, तो आपको ये बात, आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे वो कोई भी इनोवेशन हो या कुछ भी आप कर सकते हो उससे।
तो एजुकेशन से हेल्प क्या मिलती है कि हम डेवलप कर सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को, जो कि इसेंशियल होते हैं किसी भी सस्टेनेबल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। पांचवा क्या है, सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन सपोर्ट करती है सोशल डेवलपमेंट को। कैसे? सोशली अगर कहीं सोशल नाम आ रहा है तो उसमें हमेशा कुछ फैक्ट्स रहेंगे, जैसे कि जस्टिस मान लीजिए आप, इक्वालिटी है, ये सब सोशल के समाज के अंदर समाज के हित में आते हैं। ठीक है। एजुकेशन प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को, इक्वालिटी समानता को, शांति को और ह्यूमन राइट को। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को। ठीक है। इट हेल्प्स रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन हमें हेल्प करती है कि हम भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को कम कर दें, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, जेंडर पे हो, कास्ट पे हो, रिलीजन पे हो या एथनिसिटी पे हो। ठीक है। और एक एजुकेटेड सोसाइटी जो होगी वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी, ज़्यादा टॉलरेंट होगी, ज़्यादा कोऑपरेटिव होगी, जो स्ट्रेंथ करेगी किसी भी कंट्री के सोशल सस्टेनेबिलिटी को और नेशनल डेवलपमेंट को। फिर आता है एम्पावर्स वुमेन। एजुकेशन जो है वो एक पावरफुल टूल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। कैसे? क्योंकि एजुकेटेड वुमेन जो होती है वो ज़्यादा अवेयर होती है हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, अपनी फैमिली प्लानिंग को लेके, अपने राइट्स को लेके, और वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर और कंट्रीब्यूट करेगी सोशली और इकोनॉमिकली। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये पॉइंट्स आपको कम से कम 7 पॉइंट तो आपको याद करने ही हैं। ठीक है। और काफ़ी आसान पॉइंट है, इनमें ऐसा कुछ है नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप सब जानते होंगे, हेल्थ और इक्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में आप जानते हो कि हाइजीन हो, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिले, हेल्थ केयर मिले। ठीक है। बेटर चॉइसेस हो और हेल्थियर कम्युनिटीज़ बने। ठीक है। इस सब से क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। ये इसमें भी एजुकेशन अपना वो कंट्रीब्यूट करती है। तो एजुकेशन क्या है, स्प्रेड्स अवेयरनेस फैलाती है हाइजीन को लेके, सैनिटेशन को लेके, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर को लेके। और जो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं वो बेटर हेल्थ चॉइसेस पे फोकस करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थियर कम्युनिटी के अंदर। और बेटर हेल्थ कंडीशंस जो होती है वो इम्प्रूव करती है ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। अगर आप हेल्दी हो ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ नॉन हेल्दी पर्सन, और एक इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप अच्छा हो जाता है। ठीक है। एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एजुकेशन एनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। कैसे? एजुकेशन इनेबल करता है लोगों को कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस में और पब्लिक डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। एजुकेटेड जो लोग होंगे उनको पॉलिसीज़ के बारे में वो पूछेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल, अकाउंटेबल। सॉरी, ठीक है, एक ही बात है। तो जो एजुकेटेड लोग हैं ना वो पॉलिसीज़ को समझते हैं, लॉज रेगुलेशंस को समझते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को समझते हैं। तो और डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। वो मतलब सरकार से जवाब मांगते हैं उन चीज़ों पे कि अगर आपने कोई पॉलिसी गलत बना दी तो उसके आप उसके लिए जवाबदेह हो। यू आर आंसरेबल टू पीपल। अकाउंटेबल या आंसरेबल एक ही बात है, अकाउंटेबल को ही कहते हैं, आंसरेबल होना, जवाबदेह होना। ठीक है। पॉलिसीज़ है, लॉज, ठीक है, ये कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पब्लिक पार्टिसिपेशन इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। प्रमोट करता है इनोवेशन को और साइंटिफिक रिसर्च को। एजुकेशन से मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप इनोवेशन करोगे। ठीक है। क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर, एक क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच जनरेट होती है, रिसर्च आप करने लगते हैं। ठीक है। साइंटिफिक इनोवेशन हेल्प करता है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या है। अब एजुकेशन से, अगर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन से ही तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बने हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बने हैं, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के आइडियाज़ आई हैं, या ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ भी एजुकेशन से ही बनी है। ठीक है। और इसीलिए एजुकेशन काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है कि लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर। ठीक है। सो एजुकेशन क्या है, फाउंडेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये क्रिएट करती है अवेयरनेस को, स्किल्स को डेवलप करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है और एनकरेज करती है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, चाहे हमारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का, सबका मिला के। ठीक है। एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को ताकि वो अपने सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाए। ठीक है। इसीलिए देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी अगर हम क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम एक सस्टेनेबल और एक प्रॉस्परस, एक अच्छा फ्यूचर बना सके सभी के लिए। अब है 7th क्वेश्चन हमारा,
हाउ फूड सिक्योरिटी इज इंटरलिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फूड सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे जुड़ी हुई है? तो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी क्या है? एक्सेस है सफिशिएंट सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, सोशल स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी अपने आप में काफ़ी ज़रूरी होता है ये। फूड सिक्योरिटी कब एग्जिस्ट करती है? तब होती है जब सभी पीपल को सभी लोगों को तीनों टाइम खाना मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले और जिनसे वो एक हेल्दी लाइफ जी पाए, वही है फूड सिक्योरिटी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। ये वो है जो आज की जनरेशन की नीड भी पूरी करे, लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशन की जो भी उनकी ज़रूरत है उन्हें हार्म ना करे। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काफ़ी वेज में। कैसे? काफ़ी तरीक़ों में। पहला है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी को कम करना और भूखमरी को कम करना। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो डायरेक्टली हेल्प करता है पॉवर्टी एंड हंगर को कम करने के अंदर, जो कि मेजर गोल हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये एक गोल भी है, आप को ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब लोगों के पास इनफ फूड होता है खाने के लिए, वो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव रहते हैं। ठीक है, देखो वो सीधी सी बात है, जो हेल्दी है उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और लैक ऑफ अगर फूड की कमी है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होगा, स्टारवेशन होगी, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और वर्क करने की एफिशिएंसी भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करती है कि वो हंगर को एलिमिनेट कर दे सोसाइटी से और इंश्योर करे कि खाना सभी के लिए अवेलेबल हो। इम्प्रूवमेंट होना हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो काफ़ी नेसेसरी है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। ये तो काफ़ी अच्छी मतलब बेसिक सी बात है कि अच्छा खाना मिलेगा, वो हमारी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जो फूड इनसिक्योरिटी है वो कारण बनती है माल न्यूट्रिशन का, डिजीज़ का, वीक इम्यूनिटी का, ठीक है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बात पक्की करती है कि गुड हेल्थ, सभी की अच्छी हेल्थ हो, सबका भला हो, और फूड सिक्योरिटी सपोर्ट करती है एक न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करती है खुद। ठीक है, और इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ये पेन भी नहीं चल रहा है अच्छे से, एक सेकेंड। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स है फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करती है इको फ्रेंडली फार्मिंग को। कैसे होगी इको फ्रेंडली फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, या चाहे क्रॉप रोटेशन करके कर लीजिए, वाटर कंजर्वेशन कीजिए, पानी बचाइए, और ये हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का कम यूज़ कीजिए। ठीक है, केमिकल्स का। और इसकी वजह से क्या है, फूड प्रोडक्शन बढ़ती है और सोइल, वाटर, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी सब बचते हैं, सबकी प्रोटेक्शन होती है और वो बचे रहते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर आते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है जिसकी वजह से, देखो सीधी सी बात है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमने देखा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ कर रहे हैं। वहीं अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सोइल की फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं उसे, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस है। और फूड सिक्योरिटी जो है वो तभी अचीव की जा सकती है जब हम इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंकरेज करता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को और प्रमोट करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ताकि हम इंश्योर कर सके लॉन्ग टर्म तक अवेलेबिलिटी हो फूड की। ठीक है, इसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
फूड सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। उसे सपोर्ट कौन करता है? फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, सब हैं, ठीक है। एक स्टेबल फूड सप्लाई हमेशा कम करेगी इन्फ्लेशन को, महंगाई को, और इम्प्रूव कर देगी प्रोडक्टिविटी को। मैंने पहले भी बताया, आपके पास अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको लेकर चलती है और इसीलिए इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इसका एम रहता है, मतलब सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ होना, ठीक है। और एंड एग्रीकल्चर प्लेज अ मेजर रोल इन एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट देने में, सबको पता है, इनकम जनरेशन होगी उससे, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अच्छा, कमेंट्स में मुझे बताना इंडिया क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। सोशल स्टेबिलिटी एंड पीस। फूड शॉर्टेज जो होता है उसकी वजह से ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, माइग्रेशन होता है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होता है और सोशल अनरेस्ट होता है, ठीक है। और जब लोगों के पास अच्छा खाना नहीं होगा उसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ने लगेंगी। तो फूड सिक्योरिटी इसमें क्या हेल्प करेगा? फूड सिक्योरिटी हमेशा सोशल स्टेबिलिटी को बनाकर चलेगा, और जब सोशल स्टेबिलिटी बन जाती है तो ये सीधी सी बात है, एक कंट्री के अंदर, एक नेशन के अंदर शांति बनी रहेगी। ये जो है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के। क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है रेनफॉल पैटर्न्स को, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन को, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी को, और थ्रेट करता है फूड सिक्योरिटी को। देखो, क्लाइमेट से तो अगर क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इसकी वजह से फूड जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी अफेक्ट होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमें इनकरेज करता है कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं जो एज ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और रिन्यूएबल एनर्जी से हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, एनर्जी सोर्स ले, सस्टेनेबल इरिगेशन करें, ताकि हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और क्लाइमेट ये जो रिस्क है उससे बच पाएँ, ठीक है। अब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना। फूड प्रोडक्शन डिपेंड करती है लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करेगी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूचर जनरेशन के लिए वही लाइन आ रही है बार बार, और कंटिन्यू करेगी प्रोड्यूसिंग फूड। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा रिसोर्सेज का तो इससे लॉन्ग टर्म तक फूड सिक्योरिटी रहेगी। 9th पॉइंट में आप लिख लीजिए सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। कैसे? फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली लिंक्ड है SDG से, स्पेशली पहला ये देख लीजिए, इनमें से कोई भी मतलब ये 17 गोल्स हैं, इनमें से कोई भी गोल आपसे उठा के पूछा जा सकता है कि पहला गोल एक्सप्लेन कीजिए, या तीसरा, या छठा, 11वां, 12वां, जो भी है, ठीक है। अब कौन से ये जो 4-5 गोल है, ये गोल सीधे ये जो है फूड सिक्योरिटी से लिंक्ड है। कैसे? पहला है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी, अगर कहीं गरीबी नहीं रहेगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी, या तो सीधी सी बात है सभी के लिए सफिशिएंट फूड होगा सभी के पास। दूसरा है ज़ीरो हंगर। भूखमरी नहीं होगी, तो भूखमरी तो तभी नहीं होगी जब इनफ फूड सिक्योरिटी है हमारे पास। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबकी अच्छी हेल्थ हो और सबका भला हो, ठीक है। और 12वां कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और 13वां कहता है क्लाइमेट एक्शन। 13वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अचीविंग फूड सिक्योरिटी हेल्प्स अचीव ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लेते हैं तो इससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हम काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एक हेल्दी और प्रोडक्टिव सोसाइटी जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब एक फूड की कमी हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि फूड प्रोडक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिमेन्स इन्वायरमेंटली सेफ, इकोनॉमिकली विएबल एंड सोशली इक्विटेबल। इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से काफ़ी बैलेंस्ड बनकर दोनों का काफ़ी बैलेंस बनकर चलता है, ताकि फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन में फूड सिक्योरिटी बनी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है ये क्वेश्चन 10-10 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। ये इतना एक्सप्लेन इनको नहीं करना आप, लेकिन देख लीजिए आप इनके बारे में। एक्सप्लेन ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन क्या है? देखो, ग्लोबल क्या है? इंटरनेशनली है लेकिन कॉमन है, सबके लिए सबका है वो, ठीक है।
ग्लोबल कॉमन वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं अर्थ के ऊपर जो सभी सभी लोगों द्वारा, सभी नेशंस द्वारा शेयर किए जाते हैं, लेकिन कोई सिंगल कंट्री उन्हें पर्टिकुलरली पर्सनली ओन नहीं करती है। एंड एवरी कंट्री हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे और उनका केयरफुली यूज़ करे। दिस कॉमन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कॉमन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लोबल कॉमन बिलोंग्स टू एवरीवन, ग्लोबल कॉमन सबके हैं और कोलेक्टिवली सभी नेशन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। रिसोर्सेज जैसे एटमॉस्फेयर है, ओशियंस है, ये किसी की नेशनल बाउंड्रीज से काफ़ी आगे है। एंटार्क्टिका है वो किसी का पर्सनल है नहीं, किसी का पर्सनल एरिया नहीं है कि एंटार्क्टिका हमारा है, एंटार्क्टिका एक खुद अलग है, वो सबका है, ठीक है। ओशियंस है वो किसी ने ले नहीं रखे कि ये हमारे ओशियन है, वो सबके। एटमॉस्फेयर किसी एक कंट्री का नहीं है, वो सबका है। और आउटर स्पेस है, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं। सिंस दे आर शेयर्ड रिसोर्सेज, ये जो हालांकि ये रिसोर्सेज शेयर्ड है, कोई भी कंट्री उन्हें नो कंट्री कैन यूज़ देम इररिस्पॉन्सिबली विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, कोई भी कंट्री उन्हें इररिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं कर सकती। दूसरा इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंटल बैलेंस, ग्लोबल कॉमन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। जैसे कि ओशियन जो है रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को और एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वहीं एटमॉस्फेयर जो है वो हमें एयर प्रोवाइड करता है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर इन ग्लोबल कॉमन्स को हम डैमेज कर देंगे तो इनकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा नेचर में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। थ्रेटन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्शंस जैसे कि पोल्यूशन है, ओवरफिशिंग है, डिफोरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ये हार्म करते हैं ग्लोबल कॉमन्स को, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ये जो सी लेवल में राइज हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, प्लास्टिक पोल्यूशन है ओशियंस के अंदर, ये सबसे ज़्यादा मेजर थ्रेट माने जा रही हैं, ठीक है, माने क्या जा रही हैं, है भी। नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ग्लोबल कॉमन है वो सभी कंट्री शेयर कर रही है और उनके लिए इंटरनेशनल, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक कंट्री, कोई भी सिंगल कंट्री ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सोल्व नहीं कर सकती। इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प की वजह से जब नेशंस काम एक साथ करेंगे तभी इनको कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। कनेक्टेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही है कि ग्लोबल कॉमन की प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन है वो साफ इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में मैनेज थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, काफ़ी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे एग्रीमेंट है, ट्रीटीज़ हैं साइन की गई ग्लोबल कॉमन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जांपल है जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल जैसा, एंटार्क्टिक थ्योरी फॉर पीसफुल यूज़ ऑफ एंटार्क्टिका और इंटरनेशनल लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग ओशियंस एंड आउटर स्पेस। इन सब एग्रीमेंट्स की वजह से कंट्रीज़ को इनकरेज किया गया कि वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। सो ग्लोबल कॉमन्स क्या है, वैल्यू शेयर रिसोर्सेज है जो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और लाइफ ऑन अर्थ को। द प्रोटेक्शन इज़ द कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी नेशंस की है। उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना और इंटरनेशनली कोऑपरेट करके उनके लिए एग्रीमेंट वगैरह बनाना और एक साथ काम करना ताकि हम इंश्योर कर सकें कि वो उनकी अवेलेबिलिटी बनी रहे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है कॉमन बट डेफिशिएंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन बट डेफिशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वही है कि कॉमन है सबके लिए लेकिन उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी अलग अलग है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ है उनकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो प्रोटेक्ट करें इन्वायरमेंट को, ठीक है, और लेकिन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर नॉट इक्वल, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक बराबर नहीं है क्योंकि कंट्रीज़ है वो अलग अलग है लेवल में। कुछ डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कैसे?
क्योंकि हर एक कंट्री बराबर नहीं है। अब जैसे यूएसए इज़ मोर डेवलप्ड क्या है, वो डेवलप्ड कंट्री एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, वो अच्छे से डेवलप नहीं है, तो हमें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की काफ़ी ज़रूरत है। जब हम लेकिन यूएसए जैसी कंट्रीज़ ने, चाइना जैसी कंट्रीज़ ने तो काफ़ी इकोनॉमिक डेवलप कर अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया। तो इसीलिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन वो अलग अलग लेवल है, उनका इक्वल नहीं है। तो जिन लोगों की ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कर चुकी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो जो कर रहे हैं। दिस प्रिंसिपल वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द अर्थ समिट 1992 के अंदर इसको लाया गया, अर्थ समिट के अंदर, जो कि रियो दे जेनेरियो के अंदर हुआ था। द वर्ड कॉमन मीन्स दैट ऑल कंट्रीज हैव अ शेयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरे वर्ल्ड को हार्म कर रहे हैं। किसी एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट को सिर्फ हार्म नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड को हो रहा है, ठीक है। द वर्ड डिफ्रेंशिएटेड मीन्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डेवलप्ड कंट्री जो है उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की है और उनका ग्रेटर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज उनके पास है। देयरफॉर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एंड सपोर्ट डेवलपिंग नेशन, और वो सपोर्ट करना चाहिए उनको डेवलपिंग नेशंस को जो डेवलप कर रहे हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन, ये भी हमने देख लिया। ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज़ की है ड्यू टू द डैमेज हैपन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन दे डिड। और रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़, कंट्रीज डिफर इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हर एक कंट्री अलग है अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को लेकर, अपनी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज को लेकर। डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा फोकस करती है पॉवर्टी रिडक्शन पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलो करता है कि वो फ्लेक्सिबली इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस वाइल स्टिल एनकरेजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोट इक्विटी एंड फेयरनेस। ये इट एंश्योर डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट बर्डन इक्वली विद, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही सारा बर्डन ना ला दिया जाए इन्वायरमेंटल डैमेज का, क्योंकि उन्होंने इतना कोस किया ही नहीं है, वही सेम बातें रिपीट हो रही है, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट इन क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स, ये कि CBDR इज़ अ की प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट लाइक पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल। ऐसे पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल जैसे इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स लाए गए, और जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके टाइम उनको, ठीक है, आप समझ जाओगे। इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसकी वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एनकरेजमेंट मिली। ये जो प्रिंसिपल है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन लेके आया, ठीक है। डेवलप्ड नेशंस प्रोवाइड, वो फंडिंग देता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट होती है पुअर कंट्रीज़ को जो अभी डेवलप हो रही है। तो बस यही चीज़ें हैं, देख ले। स्टेटस क्यू अप्रोच, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं आगे स्लाइड लेके जा रही हूँ, बस ये इतना ही इसके बारे में आप देखो। एक ये स्लाइड है इसकी, एक ये स्लाइड है, ये दो है, आपको ये दोनों इसके स्क्रीनशॉट लो और ये इसके बारे में पढ़ना ज़रूर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम क्लास को ख़त्म करेंगे और ये सब्जेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ NGO इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, NGO का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ये NGO जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, और किस लिए काम करती है, वो समाज के भले, सोशल वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन्स राइट्स के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। और NGO काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, क्योंकि वो अवेयरनेस क्रिएट करती है, कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रमोट करती है, ठीक है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही फिर से बात, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन, NGO स्प्रेड करती है, जागरूकता फैलाती है लोगों के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, पोल्यूशन को लेके, सैनिटेशन, हेल्थ को लेके, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को लेके। और वो NGO जो है वो ज़्यादातर कैंपेन्स करती है, वर्कशॉप्स लगाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, ताकि वो एनकरेज कर सके लोगों को कि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, ठीक है।
दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, काफ़ी एनजीओ काफ़ी एक्टिवली काम करती है फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। और वो इसीलिए प्रमोट करती है ट्री प्लांटेशन जैसी एक्टिविटीज़ को, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटीज़ को, वेस्ट कंजर्वेशन को, रिन्यूएबल एनर्जी और पोल्यूशन कंट्रोल को। इसके अंदर आप एग्जांपल डाल सकते हो चिपको मूवमेंट, वो चिपको आंदोलन वाला, एपिको चिपको वाला बेसिकली इसके लिए सही रहेगा। वो जो ट्री प्लांटेशन को लेके उन्होंने किया था, वो इसके लिए ट्रीज़ को बचाने के लिए बेसिकली उन्होंने किया था, ठीक है। द एनजीओ ऑल्सो रेज पब्लिक वॉइस अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अगर एनजीओ लोगों के लिए लोगों की आवाज़ भी उठाती है अगर इन केस इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो, चाहे वो सरकार कर रही हो या कोई भी प्रोजेक्ट से हो रहा हो। पॉवर्टी रिडक्शन और कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनजीओ सपोर्ट करता है गरीब लोगों को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, उन्हें प्रोवाइड करता है एजुकेशन को, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम्स लेके, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स लेके आता है। इसीलिए क्योंकि ताकि वो पुअर लोगों को सेल्फ रिलायंट बना सके और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट है। एनजीओ जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जैसे कामों के लिए काफ़ी आगे है और वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देता है किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन में हो, डिसीजन मेकिंग में हो। इसीलिए वो सोशल इनइक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन को भी कम करता है। सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, एनजीओ ज़्यादातर कोऑपरेट करती है सरकार की बनाई हुई जो भी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं उनको, ठीक है। और वो ये चीज़ देखती है कि क्या लोकल प्रॉब्लम्स आ रही है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने के लिए, और कैसे वो पॉलिसी जो है वो बेनिफिट दे, फ़ायदा पहुंचाए लोगों को, ठीक है। एनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें एनजीओ मोटिवेट करती है लोकल एक्टिविटीज़ को टू प्रमोट इन डिसीजन मेकिंग एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। दे एनकरेज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, रिसाइकलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये पॉइंट भी आप देख लीजिएगा, ऐसे 3-4 पॉइंट आपको करने हैं, ठीक है। एनजीओ प्ले करती है वही है सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, सोशल वेलफेयर को सपोर्ट करती है, गरीबी को हटाती है, अवेयरनेस को लाती है, वही सब बातें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप देख लो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एंड द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी भी दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट। डेवलपमेंट क्या है, मतलब प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ करके लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना, वो डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से डेवलपमेंट लाना है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हो रही है। इन कारण की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना, इम्प्रूव करना। लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्या है, रिसोर्सेज का इस तरीके से केयरफुली यूज़ करें कि आज की जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी हो और आगे आने वाली जनरेशन की एबिलिटीज़, उनके रिसोर्सेज को भी हार्म ना किया जाए। द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट में काफ़ी क्लियर हुआ, जिसका बैलेंस था इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगेन ये उसके वो भी थे, कंपोनेंट्स भी थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सो डेवलपमेंट इम्प्रूव्स ह्यूमन लाइफ, डेवलपमेंट होगी तो ये सीधी सी बात है, ह्यूमन लाइफ अच्छी होगी, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, काफ़ी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। और इससे ये हेल्प करता है कि पॉवर्टी कम हो, इंक्रीज़ हो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। बस यही पॉइंट है इसमें। आगे देखो सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, सोइल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनर्जी, यही है। उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंस बोथ कंसेप्ट्स, ये रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट और ये सीन इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेस वाइल प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, एनकरेज इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट। वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हो तो वही लाइन्स आई जा रही है, वही सेम मतलब है उनका, बस थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लिया जाएगा
इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती विदाउट सस्टेनेबिलिटी। अगर नेचुरल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेंगे और हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देंगे तो फ्यूचर प्रोडक्शन और ह्यूमन वेलबींग जो है वो काफ़ी सफ़र करेगा। इसलिए सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है, ताकि हम एक बैलेंस मेंटेन करके चले सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में। सोशल इक्वालिटी, ह्यूमन वेलफेयर दोनों इम्प्रूव करती है। ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करता है, एसडी प्रमोट करेगा सोशल जस्टिस को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, गरीबी को कम होगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों का कनेक्शन जो है वो इस कंसर्न फॉर दोनों का जो मतलब एम है वो यही है। दोनों का कंसर्न जो है फ्यूचर जनरेशन को लेके ही है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेके ही है, ठीक है। एसडी जो इंश्योर करता है प्रेजेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ डू नॉट। आज की एसडी क्या है? एसडी ये देखते हैं कि आज जो प्रेजेंट डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट दोनों डिग्रेड हम ना करें, ठीक है। डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है जो दोनों मिलके काम करते हैं ताकि प्रोग्रेस हो सके सोसाइटी की। डेवलपमेंट इंप्रूव करती है ह्यूमन लाइफ को, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करती है नेचुरल रिसोर्स की प्रोटेक्शन को और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को, ठीक है। ये बैलेंस बना के चलते इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके और एक बेटर और एक सिक्योर फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन्स को लेके, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पूरा हम कर चुके हैं। बस ये तीसरी क्लास थी, ये 3 क्लासेस आप देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बनेगा 110%, ठीक है। अच्छे से कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे से करने हैं आपको, हर एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपको इसके अलावा कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत आपको है नहीं। पेपर आपका अच्छे से हो जाएगा, 2 जून को एग्ज़ाम है और कल से क्लासेस आएगी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, उसकी 2 से 3 क्लासेस उसकी होगी। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपका क्या सब्जेक्ट कोड है जो नेक्स्ट आपको चाहिए वो कमेंट कीजिए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।